जब आप ट्रांजैक्शन करने जाएंगे तो आपसे एक्सचेंज रेट मांगता ही मांगता। जैसे ही मैंने डाल दिया ये ओपन हो गया। अब क्या करेंगे, हमें जीआरपीओ बनाना है, तो जो वेंडर वहां था उसके नाम से सर्च करें या कोड से सर्च करें। अगर नाम पता है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे नाम लिख दीजिए, तो नाम से ये वाला सिलेक्शन अभी एरो यहाँ पे दिखा रहा है, तो आपको नाम के बेस पे सर्च करके लाएगा। अगर कोड पता है इस पर क्लिक कर दीजिए तो कोड के बेस पे सर्च करके लाएगा। आप इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको चूज कर दीजिए। जैसे ही आप चूज करेंगे तो ये वेंडर आपने जिसका हमारे पास ऑलरेडी ऑर्डर बना हुआ है वो वेंडर यहाँ पे सारी डिटेल मास्टर से आ जाएगा। अब यहाँ पे आएंगे, आप यहाँ पे आने के बाद कॉपी फ्रॉम और यहाँ से हम परचेज ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे। अब जो परचेज ऑर्डर हमने बनाया था वो परचेज ऑर्डर इस वेंडर के बेस पे जितने भी परचेज ऑर्डर बने होंगे सारे परचेज ऑर्डर आपको यहाँ पे दिखाएंगे जो परचेज डिपार्टमेंट ने बना रखे होंगे। अब आपको क्या करना है, स्टोर पर्सन को ये देखना है कि ये किस परचेज ऑर्डर के बेस पे आया। तो ऑर्डर कहाँ पता चलेगा, तो ये परचेज ऑर्डर नंबर दिखा रहा है 3 नंबर, ठीक है। तो उस ऑर्डर को आप सिलेक्ट कर लेंगे और आप अपना मटेरियल यहाँ पे फेचअप करेंगे। ये ड्रॉ ऑल और कस्टमाइज का क्या मीनिंग है ये भी कल मैंने बताया था, ये क्या होता है, कैसे डेटा आता है। यहाँ पे जब आप फेचअप करेंगे तो ये पूरा जो ऑर्डर में जितने भी क्वांटिटी थे सारे के सारे क्वांटिटी यहाँ पे आ गए। अब ऐसे भी केस हो सकते हैं कि पूरा ऑर्डर क्वांटिटी नहीं है, पार्शियल या 50 पीस आया, तो आप इसको 50 भी कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम आप कितना कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, क्योंकि 100 आया है तो 100 कर सकते हैं, ठीक है। ये प्राइस आप देखिए ये आपका फिक्स है जो परचेज ऑर्डर पे है, बट यूजर यहाँ पे चेंज कर सकता है। तो इसके लिए भी हम लोग वैलिडेशन नोटिफिकेशन लगाते हैं कि यूजर इसको चेंज नहीं कर पाए, जो आगे बताऊंगा कि कैसे हम इसमें वैलिडेशन लगाएंगे और कैसे इसको लॉक लगाएंगे कि यूजर इसको चेंज ना कर पाए। जो भी हमारा ब्लैंकेट एग्रीमेंट पे प्राइस हो वही आगे फर्दर बढ़ता रहे, ठीक है। इनवॉइस पे हम लोग लॉक नहीं लगाते हैं, क्योंकि बिल के केस में क्या होता है, माइनर अकाउंट वाले कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं तो वो ओपन रहता है, बट यहाँ तक हम लोग लॉक लगा। क्लाइंट हमें बोलता है कि नहीं हमें इनवॉइस पे भी लॉक चाहिए कि यूजर चेंज ना कर पाए, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी, तो वहाँ भी आप लॉक लगा सकते हैं। लेकिन जनरली ये अकाउंटिंग का कंसेप्ट है कि अकाउंट वाले की हैंड नहीं बांधा जाता, अकाउंट का हैंड ओपन रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आ गया। अब इसको देखेंगे तो यहां से अभी तक आपने देखा ब्लैंकेट एग्रीमेंट बनाया, ऑर्डर बनाया, कहीं पे कोई अकाउंटिंग इंपैक्ट नहीं जाता। ऑर्डर पे ब्लैंकेट एग्रीमेंट में कोई भी जनरल एंट्री नहीं जाता, लेकिन जैसे ही आप जीआरपीओ करेंगे यहां से अकाउंटिंग इंपैक्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये अकाउंटिंग इंपैक्ट कहने का मतलब क्या है, आपको अगर जनरल एंट्री देखना है कि इस पे क्या जा रहा है तो आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए जनरल एंट्री प्रीव्यू, इसके थ्रू आप देख सकते हैं। अब जैसा कि ये मटेरियल हमारा बैचेबल है तो ये हमें बैच मांग रहा है। तो बैच बनाने के 2 तरीके, एक तो आप मैनुअली आपने जो भी आप बैच बनाना है वो डाल दिया और इंटर कर दिया तो टोटल क्वांटिटी सेलेक्ट हो गया। दूसरा क्या होता है, मैं इसको क्लोज किया, फिर से मैं बनाता हूं इसको, ठीक है। फिर से जैसे ही मैं इंटर डालूंगा तो ये पूछेगा कि बैच यू कैन ऑल्सो पे आइए और यहाँ पे ऑटो क्रिएट पे आप आ जाइए, ठीक है। ऑटो क्रिएट पे आया, यहाँ पे आप बैच डिफाइंड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग डिफाइंड कर दिया। सपोज दैट ये मेरा हो गया ABCD, इस तरह का एक स्ट्रिंग ह्यूज अमाउंट में अगर आइटम है तो हमने एक स्ट्रिंग डिफाइंड कर दिया ABCD, ठीक है। दूसरा सेकेंड में आएंगे बैच एट्रीब्यूट में, इसमें मैंने नंबर डिफाइंड कर दिए। इसको मैंने नंबर 01 से स्टार्ट किया, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया नंबर, ठीक है, और इसको बोल दिया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अब क्या हो जाएगा, ABCD स्ट्रिंग हो गया और 1 2 3 4 सो ऑन, वो क्या हो जाएगा 100 क्वांटिटी, तो 100 ये जनरेट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम, लेकिन अगर आप लॉट में एक ही लॉट डिफाइन करना चाहते तो सिंपल तरीका ये है कि आप बैच में आइए, यहाँ पे आप लॉट नंबर डाल लीजिए, उसके लॉट पे आप मटेरियल को रिसीव करें। यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर आप देखो, बैच एट्रीब्यूट 2 भी डाल सकते हैं, एडमिशन डेट भी डाल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट भी। तो जो भी आपको अपने बिजनेस सिनारियो के अनुसार रिक्वायर्ड है वो सारा चीज आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं कि जिसपे एक्सपायरी डेट आते हैं तो या फिर आपको रिक्वायर्ड है तो वहां भी आप यहाँ भी डिफाइन कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, तो ये सारी चीजें आप इस पे वन टाइम मल्टीपल बैचेज क्रिएट कर सकते हैं एक बार में। वन टाइम मल्टीपल बैचेज मतलब कि एक आइटम का मल्टीपल बैच? नहीं 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 नहीं, जैसे कि हमारे 10 मतलब 1000 आइटम हम परचेज कर रहे हैं, 1000 आइटम का हमें 10 बैच क्रिएट करने हैं, 10 बैच में हम लेना चाहते हैं उसको।
नहीं होगा। तो तो एक फिर बार में चले जाएंगे ऐसे? वो होगा, नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, उस केस में एक ही आइटम को 10 लाइन में डिवाइड करना पड़ेगा आपको, और तब जब आप जाएंगे तो वो 10 बैच क्रिएट कर देगा। यहाँ पे जब नहीं, आप आएंगे, वहाँ एक बार में, यहाँ बैच पे में एक बार में कर सकते हैं ना? यहाँ पे नहीं कर सकते ना। अच्छा, ऊपर यहाँ अगर हमारे 10 आइटम ऊपर 10 शो कर रहे हैं हमारे, ठीक है। अ, अब यहाँ पे हमें 10 के बैच बनाने, एक बार बना सकते हैं, एक एक करके बनाना पड़ेगा मल्टीपल? एक बार भी बना सकते हैं, और यहाँ पे आप ऑटो में जाके आप, जैसे ये है 100 है ना, आप ABCD डाल हाँ। दीजिए, ये बन गया, बैच हो गया। अब सबका आप 100-200 की क्वांटिटी में तो ऐसे थोड़ी बनाएंगे सबका एक एक तो करके। ये लो 20 बना लो इसका, ये लो 20 बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे CDFH डाल दो, इसका 30 बना लिया, ठीक है। उसके बाद टैब बटन दबा, फिर तीसरा लाइन आ गया। जितना डिवाइड करना है, जितने पार्ट में कर लो डिवाइड। नहीं सर सर, आपने बोला था कि अभी इतना लाइंस बनाना है, 100 क्वांटिटी है तो 10 लाइंस बनाना है। हाँ तो 10-10 कर नहीं लो, सर, इसमें 10 कर लो, इसमें 10 कर लो, इसमें 10 करो, नीचे 10 लाइन बना लो आप। लेकिन नहीं सर, मैं ये नहीं लेकिन कह रहा। लेकिन होता क्या है, देखो बैच जो होता है, लॉट होता है। एक लॉट में हमारा कितना मटेरियल आया, एक ही बैच डिपेंड किया जाता है। अगर बिजनेस सिनेरियो ऐसा है कि सबका अलग, जैसे मोबाइल है, मोबाइल के केस में क्या होगा, हर मोबाइल का अलग होता है सीरियल नंबर, तो बैच बेस नहीं होता है, वो सीरियल नंबर बेस में आइटम होता है। हर आइटम का अलग अलग हम नंबर स्टार्ट डिफाइन करेंगे। अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई सिंपल, कोई नहीं सर, दिक्कत मैं नहीं है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, एक सेकंड योगेश जी प्लीज। मैं हम्म ये जैसे कि ऊपर जो डॉक नंबर पड़ा है, हमारे यहाँ 10 आइटम है, ठीक है, 10 रॉ लेवल है हमारी, ठीक है हम्म सर। हम्म अब हमारे 10 रॉ लेवल में 100 क्वांटिटी आ रही है, हमें एक बैच पे 100 ही रिसीव करनी है। तो क्या मैं 10 रॉ लेवल को मैं एक ही बार में बैच क्रिएट कर सकता हूँ, ये जानना चाह रहा हूँ मैं। अगर 10 रो पड़ा हुआ है यहाँ पे, अगर 1 2 3 10 हाँ, पड़े हुए हैं, तो 10 के बिल्कुल। 10 बनेंगे, एक नहीं बनेंगे। एक मैंने बार में आपको बन जाएंगे 10? नहीं। मैंने फर्स्ट टाइम आपको क्या बोला, यहाँ पे अगर आपको 10 लाइन है यहाँ पे नीचे, ठीक है, हाँ तो आपको हाँ 10 लाइन ही बनेंगे, 10 बार ही बनाएंगे बैच। क्योंकि यहाँ जब आप सिलेक्शन करने जाते हो, जब यहाँ जाओगे तो आपको 1 बाय 1 ये देगा कि इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। उसी तरह जब इशू करने जाएंगे, अगर 10 लाइन है तो 1 बाय 1 इशू करने के लिए बोलेगा, ये नहीं कि एक ही बार में आप सबको इशू कर देंगे। अच्छा, एक बार में नहीं बना सकते सबके बैच? नहीं बन सकते भाई। सर और एक चीज है, अभी हम्म टोटल नीड क्वांटिटी 100 है। हम्म। वेंडर ने भेज दिया कि क्या किया, 100 क्वांटिटी को 25-25 करके अलग अलग बैचों में दे दिया मुझे। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है, बन जाएंगे अभी। तो इस ये मैं बता रहा था ना। हाँ जैसे कि यहाँ पे आपने, अगर इस 100 को 4 बैच में आपको डिवाइड करना है, यही बोल रहे हो ना। हाँ जी। तो ये लो आप ABCD, ये 100 आया, इसको मैंने 25 कर दिया, ठीक है। टाइप बटन दबाया, दूसरा लाइन आ गया। अब मैंने यहाँ पे XYZ सेम नहीं होना चाहिए, ये रिपीट नहीं होंगे, ABCD फिर हाँ रिपीट हाँ नहीं हाँ। होंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर मैंने 25 डाल दिया, फिर तीसरा मैंने ले लिया, ठीक है, FGR, यहाँ पे फिर मैंने 25 ले लिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ERT ले लिया, ये मैंने 25 ले लिया। अब 100 क्वांटिटी हो गया ना इसके, आप ठीक है इसको अपडेट कर दो। सर। सर, एक अभी टेम्पलेट के थ्रू भी तो होता है अपडेट? भाई सब होते हैं, बैच जो यहाँ ऑटो क्रिएट कर रहा था वहीं पे एक्सेल इंपोर्ट था। उसको बताना सर, उसको भी बता दो। ठीक, ये हो गया। सर और हाँ, एक चीज बताना पूछता हूँ, हम्म। मैन्युफैक्चरिंग डेट डालते ही एक्सपायरी डेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा या नहीं कैसे होगा नहीं, ये? डालने पड़ेंगे उसमें, या फिर आपको FMS लगवाने, आप सिस्टम तो दोगे ना इसको लॉजिक, कि आपका तो एडमिशन डेट ये है, मैन्युफैक्चरिंग डेट आप डालेंगे तो आपको इसको लॉजिक दोगे ना कि आपका एक्सपायरी डेट कितने महीने के बाद होता है। तो जब लॉजिक दोगे तो यहाँ पे FMS लगेगा, तब वो जाके वो डेट लेके आएगा, ऐसे नहीं लाएगा, उसको बनवाना पड़ेगा आपको, टेक्निकली कोड चलेगा उसमें, हाँ कोडिंग उसमें करवानी पड़ेगी। अपने आप कैसे सिस्टम को पता चल जाएगा कितना एक्सपायरी डेट है। तो आइटम मास्टर पे हम लोग अगर वो लॉजिक लगवा देंगे, फॉर एग्जांपल कोई भी मतलब एक्सपायरी कैलकुलेशन फॉर एग्जांपल 12 मंथ, नहीं, आइटम मास्टर पे नहीं, बैच वाला जो टेबल होता है उस पे आपको ये चीजें लगवानी पड़ेगी।
बैच टेबल जो है ना आइटम मास्टर पे आता है बैकएंड में, या तो आप उसमें आइटम मास्टर पे जाइए, बैच टेबल ओपन कराइए, उसमें आपको लॉजिक लगवानी पड़ेगी, तो ये आपको वहां से उठा के ले आएगा। ये टेक्निकल है कि स्टैंडर्ड पे? टेक्निकल है, स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है ये। आपको यहाँ पे ऑटो उठवानी है, वो आपको नहीं, ये मैन्युअली डालनी है, एक्सेल से कॉपी करके पेस्ट डाल दीजिए, वो आपका स्टैंडर्ड प्रोसेस है साहब का। हाँ, यहाँ क्या है कि गलत होने के चांसेस है। फॉर एग्जांपल आज के दिन में मैं बैठ के एक्सपायरी डेट डाल दिया कि 31 दिसंबर 2025, फिर कल गाड़ी आया सेम बैच ABCD, कल यूजर ने डाल दिया कि 31/1/2026। बट ये भी तो है, एक ही बैच का एक्सपायरी अलग अलग हो गया। बट ये भी तो है कि अच्छा एक ही बैच का बोल रहे हैं, नहीं एक बैच का तो दो डिफरेंट नहीं हो सकता। देखो यूजर तो अब कुछ भी अगर मैनुअली गलत डालेगा तो सिस्टम तो गलत ही लेगा। दो तरीके, या तो सिस्टम में आप लॉजिकल लगवा लो, ठीक है, तो सही रहेगा, नहीं अगर लॉजिकल लगाते हो तो जो मैनुअल डालेगा वही वैल्यू सिस्टम लेगा। सिस्टम को तो कहीं पे कोई ना कंडीशन तो देना ही पड़ेगा ना। हाँ, इसका मतलब एक्सपायरी डेट का कोई वैलिडेशन नहीं है। अगर सेम बैच अलग अलग एक्सपायरी डेट डाल रहे तो ले लेगा ये अभी मैं स्टैंडर्ड के साथ। सिस्टम में कहीं भी वैलिडेशन नहीं है, आपको लगाने पड़ते हैं वैलिडेशन। जो भी मैं प्राइस वाला बोल रहा हूँ, या फिर आपका वेंडर रेफरेंस में कोई फील्ड है उसको उठानी है, तो सिस्टम में वैलिडेशन नहीं लगा हुआ। यहाँ तक कि आप प्रोडक्शन चलाते हैं, आप इशू क्वांटिटी कम करते हैं, रिसीव ज़्यादा कर लेते हैं, वो भी वैलिडेशन नहीं लगा है। तो वो सारे सिस्टम में लगाने पड़ते हैं। हम लोग जो काम करते हैं यही तो काम करते हैं, इसी के तो हमें पैसे मिलते हैं। ओवर रिसिप्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 100 क्वांटिटी में अभी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी आप ओपन है, अभी कर सकते हैं। आपने इशू नहीं किया, प्रोडक्शन प्लान करो, डायरेक्ट रिसीव कर लो, रिसीव हो जाएगा। बट उसका अकाउंटिंग इम्पैक्ट गलत जाएगा, आपका WIP निगेटिव में चला जाएगा उससे, लेकिन रिसीव हो जाएगा क्योंकि वो ओपन है स्टैंडर्ड में, कोई लॉक नहीं लगा हुआ है, कोई भी वैलिडेशन नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब आते हैं, आप अपलोडर की बात कर रहे थे तो अपलोडर देख लेते हैं कि कहाँ पे है। आप जब इसको इंटर करेंगे, यहाँ पे आए, अभी जो मैं ऑटो वाले स्क्रीन पे यहाँ था यू कैन, यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल, ये है ना। आपको इसी फॉर्मेट में जो जो चीज़ें इंपोर्ट बैच बनानी है, यहाँ पे आप आएंगे, बैच, उसकी क्वांटिटी, इसी फॉर्मेट में आप एक्सेल में लेंगे। ठीक है, अगर आपको और कोई फील्ड लेना है तो इसी फॉर्मेट में लेंगे, बैच एट्रीब्यूट 1, ठीक है, बैच एट्रीब्यूट 2। तो आप क्या करेंगे, इसी फॉर्मेट में पहले बैच डालेंगे, क्वांटिटी डालेंगे, एट्रीब्यूट 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, बट उसमें से क्या करेंगे, हेडर को आप डिलीट मार देंगे जब आप अपलोड करेंगे। तो वहाँ पे हेडर नहीं रहना चाहिए, जिस समय आप बनाएंगे ये हेडर रखेंगे, मतलब एक्सेल जो बनेगा वो आपका बनेगा ऐसे, ये आपका जैसे मैंने यहाँ पे ABCD सीक्वेंस में लिया, उसी सीक्वेंस में हम यहाँ पे बैच लेंगे। ठीक है, ऑटो बैच भी होता है, उसको भी कस्टमाइज करना पड़ता है आपको। सिस्टम में स्टैंडर्ड का नहीं है, ऑटो बैच क्रिएशन का आप वो बनवा सकते हैं टेक्निकल के थ्रू, वो आपको बना के दे देगा। आपको लॉजिक देना होगा कि बैच हमारा कैसे चला, बैच हो गया यहाँ पे, यहाँ पर क्वांटिटी डालेंगे, ठीक है, QTY है तो QTY डाल देंगे यहाँ पे, QTY। उसके बाद आपका था एट्रीब्यूट 1, तो बैच एट्रीब्यूट 1 डालेंगे यहाँ पे। तो आप जब ये सब डाल लेंगे, जैसे कि बैच मैंने डाल दिया ABCD, ठीक है, ABCD, यहाँ पे क्वांटिटी मैंने डाल दिया 100। उसके बाद मैंने इस पे बैच एट्रीब्यूट 1 में डाल दिया, मैं सपोज दैट कुछ और डाल देता हूँ, लेट अस कंसीडर QW कुछ भी। तो इस तरह से आप डाल के इसको क्या करना है, इसको फिर डिलीट कर देना है अपलोड करने से पहले, ये हेडर नहीं रहेगा। यहाँ से आप इसको डिलीट कर देंगे, ऐसे आप इसको अपलोड करेंगे। ठीक है, तो सर हम कई सारे आइटम का चढ़ा सकते हैं एक बार में। हाँ, तो आप जितना आइटम यहाँ रहेगा उसको चढ़ा दीजिए, यहीं पर जो होगा वो इसी आइटम का चढ़ाएंगे ना, जो इस डॉक्यूमेंट में ऐड होगा आप एक बार में बल्क में चढ़ा दीजिए। सपोज दैट आपका GRPO आया है 1000 आइटम, 1000 तरह के वेराइटी ऑफ आइटम है, तो सबका लॉट तो अलग अलग ही डिफाइंड होगा। तो आपको यहाँ से आप आइए और इंपोर्ट कर लीजिए, आपका चढ़ जाएगा ये खटाक से। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस है, आप R&D कीजिए, इसको ट्राई कीजिए अपने सिनारियो को देख के, और फिर देखिए कहीं इशू होता है तो आप मुझे बताइए कि कहाँ हो रहा है प्रॉब्लम।
ठीक है, तो ये है बैच सिलेक्शन का। अब देखते हैं हम लोग इसका अकाउंटिंग इम्पैक्ट क्या जा रहा है, जो मेजर इशू जो हम लोग गुड रिसीव परचेज ऑर्डर करते हैं। देखिए बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है कि हम अगर मटेरियल परचेज कर रहे हैं तो हमारा अकाउंटिंग इम्पैक्ट जो जाना चाहिए वो क्या जाना चाहिए, हम किससे मटेरियल ले रहे हैं, हम बेस्ट मटेरियल ले रहे हैं वेंडर से। हमारा मटेरियल क्या आ रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है, तो इसका मतलब स्टॉक अकाउंट में मटेरियल आ रहा है, तो स्टॉक अकाउंट क्या होना चाहिए हमारा। अब यहाँ पे अगर जनरल एंट्री देखते हैं तो ये मैं डालता हूँ यहाँ पे डेबिट, ठीक है, और यहां डाल दिया मैंने क्रेडिट, ये ठीक है। अब सपोज दैट अब दो ही चीजें यहां पे चलेगी, आप मटेरियल ले रहे हैं, ठीक है, और हमें बिल बनानी है, ठीक है, तो हम मटेरियल ले रहे हैं किससे, वेंडर से ले रहे हैं, तो एक तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे वेंडर तो आनी ही आनी है, क्योंकि भाई देने वाला कौन है, वेंडर है, तो ये हो गया हमारा वेंडर, ठीक है। दूसरा क्या होगा, आपका जब मटेरियल ले रहे हैं तो कहाँ जा रहा है, स्टॉक अकाउंट में जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा स्टॉक अकाउंट। स्टॉक मतलब आरएम स्टॉक अकाउंट, ठीक है। तो होना क्या चाहिए था, हमारा स्टॉक अकाउंट मटेरियल आ रहा है तो ये हो जाना चाहिए था, अगर 5,000 का मटेरियल हमने लिया तो 5,000 से ये डेबिट हो जाना चाहिए था, और वेंडर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, ये हो गया आपका। अब नीचे आप आएंगे, बैंकिंग में जाएंगे, इसको क्रेडिट मतलब कि आप पे लायबिलिटी 5,000 की खड़ी है, तो बैंकिंग में आप जाके क्या करेंगे, यहाँ पे वेंडर जो, अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बैंकिंग, मतलब कि पेमेंट करेंगे, आउटगोइंग पेमेंट लिखता हूँ, बैंकिंग नहीं आउटगोइंग पेमेंट, मतलब उसको आप पेमेंट कर रहे हैं। अब क्या होता है आउटगोइंग पेमेंट में, यहाँ पे वेंडर डेबिट एंड हमारा बैंक अकाउंट रहता जिससे हम पेमेंट करते हैं। अब वेंडर क्या होता है हमारा, जैसा कि मैंने 5,000 रुपया उसको पेमेंट किया तो वेंडर के पास गया तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। कहाँ से किया, बैंक अकाउंट से किया, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा हमारा क्रेडिट, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे यही होना चाहिए था जनरली जो अकाउंटिंग का कंसेप्ट है, बट ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये ऊपर वाला, इसको दो पार्ट में सैप में डिवाइडेड है। कैसे सैप में डिवाइडेड है, दो पार्ट में, अब इसी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले जब जीआरपीओ बन रहा है तो एक आपका जीएल अकाउंट चल रहा है जिसको बोलते हैं एलोकेशन अकाउंट। आपको याद होगा जब हम डिटर्मिनेशन कर रहे थे तो एलोकेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट था, कोई बताएगा। हाँ भाई शर्मा जी, जीआरपीआर अकाउंट। शर्मा जी कहाँ गए, यही हूँ सर, कॉक्स वाले की बात कर रहे हैं क्या। गुड्स रिसिप्ट नॉट इनवॉइस्ड सर। गुड रिसिप्ट नॉट इनवॉइस, गुड। कॉक्स तो भाई साहब सेल्स में चलता है, वो कहाँ से आ गया यहाँ पे कॉक्स, ठीक है। गुड रिसिप्ट नॉट इनवॉइस यहाँ पे, अब इसका भी रखने का लॉजिक है, क्या लॉजिक है उसको समझिए। इसको बोलते हैं जी आर गुड रिसीव, जी आर नॉट इनवॉइस NI शॉर्ट में बोलते हैं। ये क्या होता है, गुड रिसिप्ट नॉट इनवॉइस। जब आप मटेरियल को इन करेंगे, स्टॉक में आप लेंगे, तब क्या होगा, गुड रिसिप्ट नॉट इनवॉइस। अब यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ डेबिट एंड क्रेडिट कर देता हूँ, ताकि दो पार्ट में जब डिवाइड करूंगा तो आप इसको कोरिलेट कर लेंगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे ये चीज। ये हो जाएगा हमारा डेबिट और ये डाला मैंने क्रेडिट। अब क्या होता है, यहां पे जैसे ही आप गुड रिसीव करेंगे तो आपका जीआरएन अकाउंट 5,000 से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एंड स्टॉक ऑफ आरएम जो है, स्टॉक अकाउंट जो है आपका आरएम का, ठीक है, जो अभी मैंने ये स्टॉक अकाउंट लिया है वो 5,000 से डेबिट हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक में मटेरियल आ गया। तो मटेरियल कहाँ गया, स्टॉक में गया, तो ये आपका डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात कि ये जीआरपीओ हुआ है, तो जीआरपीओ का तो ये जीआरएनआई का तो मतलब नहीं था, ये कहां से आ गया, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, इसको एलोकेशन अकाउंट को नॉक ऑफ करना है, ये खत्म होना है, ये जाएगा नहीं। अल्टीमेटली तो हमारा यही ट्रांजैक्शन जाएगा जो आपने अभी मैंने पहले केस में दिखाया आपको, ये अल्टीमेटली फाइनल यही जाना है, मेन अकाउंटिंग इंपैक्ट। तो जीआरपीओ पे ये कहाँ चल रहा है आपका, जीआरपीओ पे चल रहा है। जीआरपीओ करने का मतलब गुड रिसीव परचेज ऑर्डर, ये कौन कहाँ पे है, जीआरपीओ पे है। ये मैंने आपको क्या बताया, ओवरऑल आपका जीआरपीओ से लेके बिल तक जो इनवॉइस बनेगा उसका इंपैक्ट मैंने ये बताया, ठीक है। तो जीआरपीओ पे चला गया। अब जब आप इनवॉइस करेंगे, एपी इनवॉइस,
एपी इनवॉइस जब आप करते हैं तब क्या होगा, ये देखिए एपी इनवॉइस किया, ठीक है। एपी पे क्या हो जाएगा, अब आपका वेंडर तो ऑब्वियस सी बात है क्रेडिटर है तो हमारा क्रेडिट होगा, तो यहां पे आ गया वेंडर। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, इसके लिए कंफ्यूज नहीं होइएगा कि वेंडर को हम लोग क्रेडिटर के नाम से जानते हैं, तो इसका मतलब इनवॉइस में वेंडर ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है। यहां पे आपने डाल दिया 5000, ठीक है, ये आपका वेंडर क्रेडिट हो गया। अब अकाउंटिंग का कंसेप्ट है कि अगर एक क्रेडिट हो रहा है तो दूसरा कोई ना कोई डेबिट होगा, और ये डेबिट कौन होगा, GRNI, ये हो गया 5000 से क्रेडिट। अब जरा सा देखिए, अब ये देखिए मैंने क्या बोला था, ये फाइनल अकाउंटिंग जाना चाहिए। अब आप देखेंगे तो एक्चुअली फाइनल अकाउंटिंग यही जा रहा है। क्या हुआ, यहाँ पे आप देखिए ये अकाउंट 5000 से यहाँ पे डेबिट हुआ, अब पहले यहाँ पे क्रेडिट हुआ, तो ये दोनों क्या हुआ, खत्म हो गया, क्रेडिट माइनस क्रेडिट हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, तो क्या सरप्लस क्या हो गया, 0। एक्चुअल इम्पैक्ट मैंने बोला था ये जाना चाहिए था, देखिए एक स्टॉक आपका डेबिट और वेंडर क्रेडिट, ये आपका डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। समझ में आया एक्चुअल इंपैक्ट क्या जा रहा है। तो ये करने का मोटिव क्या है कि क्यों किया गया, जो सैप ने डिजाइन किया कुछ तो मोटिव होगा इसका डिजाइन करने का, क्यों इसने डिजाइन किया, ठीक है। तो सैप ने इसलिए डिजाइन किया है कि आप जब मटेरियल रिसीव करते हैं तो ऐसा नहीं कि मटेरियल रिसीव किया तुरंत बिल बन गया खटाक से। आप मटेरियल रिसीव करते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन जाता है, फिर अकाउंट डिपार्टमेंट क्या करता है, उस मटेरियल की मैचिंग वगैरह जो भी है वो सारा चीज़ें देखता है, फिर उसका बिल बनता है। तो इसको करने से क्या होगा, इस जीएल अकाउंट में अगर कोई भी 5000 का बैलेंस क्रेडिट साइड में खड़ा है, इसका मतलब ये है कि 5000 का जो मटेरियल अभी तक आया है वेंडर से उसका अभी इनवॉइस नहीं हुआ है। तो इसके डिटेल से आप पूरा रिपोर्टिंग निकाल सकते हैं कि टिल टू डेट हमारा कितना मटेरियल अभी तक जीआरपी हो गया है और उसका बिल नहीं बना है, जिसको हम लोग परचेज रजिस्टर में मेंटेन करते हैं। अगर आपके यहाँ भी चल रहा होगा तो ये तो होता ही होता है कि आप मुझे परचेज रजिस्टर दे दीजिए कि जिसमें कि मटेरियल हमारा जीआरपीओ तो हो गया है, गुड रिसीव हो गया है, एमआरएन बन गया, लेकिन अभी तक इनवॉइस नहीं हुआ है। तो इसी जीएल अकाउंट से वो उठाते हैं, रिपोर्ट उठता है ये कितना बैलेंस इसमें है। अगर इसमें 5 लाख है अभी तक नहीं हुआ है, जैसे ही ये बनेगा इनवॉइस बनेगा तो ये सरप्लस हो जाएगा। इसमें अगर 0 है इसके मतलब 100% जो अभी तक मटेरियल हमारा वेंडर से आया था उसकी बिल बन चुका है। क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, योगेश, शीतल? यस यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये इसीलिए है। अगर आप देखेंगे मेरा यहाँ एरो में ले रहा था, एक्चुअल में ये दोनों क्या हो जाता है, जैसे इनवॉइस बनता है ये आपका खत्म हो जाता है। इसको देखेंगे ये आपका खत्म हो जाएगा, ये दोनों खत्म। अल्टीमेटली कौन बचेगा, ये बच जाएगा जो मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट करके बताया, तो यही बच जाता है। अब आइए अब यहाँ पे देखते हैं, सैप पे बहुत हो गया दत्त कथा। अब यहाँ पे देखते हैं एक्चुअलिटी क्या जा रहा है। आपको मैंने बताया यहाँ से राइट क्लिक करके भी आप देख सकते हैं जनरल एंट्री, और यहाँ से भी देख सकते हैं। अब एक चीज और बताऊं, आप लोग जब सैप का सपोर्ट दे रहे हैं तो अगर हमने जो जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन किया था, अकाउंट हमारा आइटम ग्रुप वाइज हम चला रहे हैं जीएल, अगर हमारा अकाउंट नहीं मैप होगा आइटम ग्रुप एज वेल एज इन्वेंट्री वाले टैब में, तो हमें ये नहीं खुलने देगा। अगर जनरल एंट्री ओपन करने जाएंगे तो यहाँ एरर लिख के दे देगा। अगर प्रॉपर्ली मैप होगा तभी ये जनरल एंट्री ओपन होगा। तो कभी भी आपको अगर कोई चीज टेस्ट करना है लाइव डेटाबेस में, तो जिसपे अकाउंट इम्पैक्ट जाता है, तो आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है डॉक्यूमेंट को, आप यहाँ से बस जनरल एंट्री चेक कर लिए। जनरल एंट्री अगर ओपन हो गया इसका मतलब कि आपका डॉक्यूमेंट परफेक्ट है, कहीं भी कोई एरर नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू कंप्लीट द डॉक्यूमेंट विद दिस इंटर पोस्टिंग डेट फर्स्ट डिफाइन द नंबरिंग सीरीज, यही आता है सभी जगह। अब यहाँ पे क्यों ये एरर आया कोई बता सकता है, जबकि मैंने जीआरपीओ तो बना रखा है। परचेज इनवॉइस का डॉक्यूमेंट नंबर सीरीज नहीं है।
परचेज इनवॉइस से क्या लेना देना है रेड्डी जी? परचेज इनवॉइस तो हम आगे बनाएंगे, अभी तो हम जीआरपीओ बना रहे अरे हैं। सर इसी का जनरल एंट्री का इसी का प्रीव्यू देखने का वो नंबरिंग सीरीज वो हाँ, नहीं। जनरल एंट्री का भी हमने डॉक्यूमेंट नंबरिंग सीरीज नहीं बनाया है, तो जनरल एंट्री का बनाया नहीं तो ओपन ही नहीं होने देगा, जिसकी वजह से जनरल एंट्रीज में जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये एरर इसीलिए दे रहा। अब जैसे ही मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, जनरल एंट्री का सीरीज बनाऊंगा, हमारा काम करने लगेगा। तो हम इस पर डॉक्यूमेंट नंबरिंग पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट नंबरिंग, यहाँ पे देखिए ये जनरल एंट्री है, इस पे हम आएंगे और यहाँ पे देखिए ये क्या रहा, डिफॉल्ट जा रहा है, जबकि हमारा फाइनेंशियल क्या चल रहा है, 24 25 चल रहा है। यहाँ पे आप ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको अगर कुछ डिफाइन करना है सीरीज वगैरह करिए, नहीं करना है मत कीजिए। कैसे करना है ये चीज़ें मैंने इससे पहले वाले डॉक्यूमेंट में आपको बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कभी हो सकता है कि कुछ जनरल हम लोग इसमें दो तरह के जनरल एंट्री बनाते हैं। एक तो बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस का, और दूसरा बनाते हैं हम लोग जो एक्चुअल रनिंग होगा। ओपनिंग बैलेंस जैसे हम 31 मार्च को क्लोज होगा, और तो ओपनिंग बैलेंस हम 31 मार्च को डालते हैं, और उसके बाद हम 1 तारीख से वो हमारा आपका ओपनिंग बैलेंस के रूप में, जो क्लोजिंग बैलेंस था वो ओपनिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो बनाएंगे, ये बनाएंगे फाइनेंशियल 24 25 में। लेकिन इसके नीचे वाला जो सीरीज बनाएंगे, सर एक चीज बताना यहाँ पे, जैसे 31 शर्मा जी सुनिए, मैं जब कुछ बता रहा हूँ ना, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा सुन लो, और जब मैं क्लोज कर दूं तब आप प्लीज बोलो। नहीं तो होता क्या है ना, जो चीजें सोच रखा है ना बताने के लिए, समझाने के लिए, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो निकल जाता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। सेम टाइम पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप नोट कर ले, आप नोट कर ले, मैं अभी पूछ ले। सुनो ना, मैं जब ये करा रहा हूँ, ये जब बोल के खत्म कर लूंगा ना, तब आप तुरंत उसको पूछ लेना, मुझे इसको खत्म कर ले दो, उसके बाद करना। जैसे मैं यहाँ पे दूसरा वाला जो बता रहा हूँ ना, उसको बोल लेने दो, फिर तुम इसी जगह मैं जाऊंगा नहीं, इसी डॉक्यूमेंट पे तुम्हारा जो क्वेश्चन मैं लेके उसके बाद लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग ओपनिंग डालते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, ओबी करके ओपनिंग बैलेंस OB, ताकि ये हमें पता चले ये किस सेशन में है। ये जाएगा आपका 24 25 में, फाइनेंशियल ईयर 24 25 में, क्योंकि 31 मार्च को सेशन क्लोज होगा। तो ये जो OB बनेगा ओनली 31 मार्च तक ही चलेगा। फाइनेंशियल ईयर ही हमारा डिफाइंड है कब तक के लिए, 31 मार्च के लिए। अब रही बात कि 1 तारीख से जो एंट्री करेगा उसके लिए भी तो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक लाइन ऐड करेंगे, और यहाँ पे हम जनरल एंट्री JEN से बना देंगे, जो नॉर्मल चलेगा। ठीक है, और इसकी जो डॉक्यूमेंट सीरीज जो हम डिफाइन करेंगे JEN, और यहाँ पे हम डाल देंगे 24 25 के जगह पर 25 26। अब ये नॉर्मल यूज होगा, और ऊपर वाला जैसे ही मैं ओपनिंग डाल दूंगा इसको लॉक कर दूंगा, ताकि यूजर इसको 31 तारीख के डेट में जाके कंज्यूम ना कर ले इसको। ठीक है, ये लॉक हो जाएगा। अब ये चलता रहेगा, फिर जब मुझे जरूरत पड़ेगा फिर मैं इसको अनलॉक करूंगा, और फिर मैं इसको इस सीरीज को कंज्यूम कर लूंगा। ठीक है, आप बताइए शर्मा जी। हाँ जी शर्मा जी बोलिए। सर मैं ये कह रहा था सर, मैं ओपनिंग और क्लोजिंग और क्या बोलते हैं उसको, एज ऑन डेट, इन तीनों का थोड़ा बता दीजिए क्या क्या वो होता है इनमें। देखिए, ओपनिंग जो होता है आपका, जो आपका सेशन क्लोज हुआ आपका 31 मार्च को क्लोज हुआ। ठीक है, तो जो क्लोजिंग बैलेंस है आपका 24 25 का, वही आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 25 26 का। ठीक है, अब रही बात कि ओपनिंग बैलेंस में क्या पार्ट होगा, तो ओपनिंग बैलेंस जब फाइनेंशियल ईयर कंप्लीटली क्लोज हो रहा है, तो ओपनिंग बैलेंस हमारा बैलेंस शीट कहलाता है। अब बैलेंस शीट क्या होगा, तो बैलेंस शीट जो होगा आपका एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। ये 3 पार्ट जो आप देख रहे हैं, यही तीनों अकाउंट उसमें होते हैं बैलेंस शीट में। अब रही बात की रेवेन्यू और एक्सपेंस कहा गया, तो रेवेन्यू और एक्सपेंस जो होता है आपका P&L का पार्ट होता है। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस कर देते हैं, तो उस पार्टिकुलर सेशन का हमारा P&L निकल जाता है, और वो वहीं पे सरप्लस आपका जो भी प्रॉफिट आया या लॉस आया वहां पे निकल जाता है। सिर्फ आगे फॉरवर्ड कौन होता है, आपका बैलेंस शीट फॉरवर्ड होता है। ठीक है, तो हम लोग ओपनिंग बैलेंस मांगते हैं उनसे, तो वो बैलेंस शीट में हमें ट्रायल बैलेंस वगैरह मैच करा के वो हमें देते हैं, और फिर हम उसको सिस्टम में उसको अपलोड कर देते हैं। फर्दर 2 तरीके से ओपनिंग बैलेंस डालते हैं। ओपनिंग बैलेंस में ओनली बैलेंस भी डलवाते हैं। कुछ लोग बोलते कि नहीं, हमारा जो वेंडर है या कस्टमर है उसके बिल के साथ हमें बैलेंस चाहिए, तो फिर हम बिल के साथ भी डालते हैं। AP इनवॉइस AR इनवॉइस के साथ में हम चढ़ाते हैं DTW से, और उनका बैलेंस वो खड़ा हो जाता है। फिर वो बिल वाइज अपना जब भी पेमेंट आता है या फिर करना होता है, उस
हिसाब से वो बुक करते जाते हैं, वो अब उसका सरप्लस हो जाता है। बताइए अब इसमें सर क्या। मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे 31st को हमने पेमेंट कर दी कोई, है ना, ओपनिंग चढ़ा दी, बैलेंस चढ़ा दिया, तो 31st से पहले वो कौन सा बैलेंस था और 1 अप्रैल से वो क्लोजिंग में बदल जाएगा, तो क्लोजिंग और ओपनिंग समझ नहीं पा रहा मैं क्लियर तरीके से, फॉर एग्जाम्पल बता दीजिए मुझे। नहीं नहीं, 31st को जो क्लोजिंग है, April 1st को ओपनिंग क्लोजिंग होगा। हो जाएगी, वो क्लोजिंग हो जाएगी, ओपनिंग हो जाएगी, हाँ। ओपनिंग होगा, वही बोल रहा सर भी। 31st जो क्लोजिंग है, April 1st को ओपनिंग होगा। अभी भी समझ में आया नहीं आगे है? सर, नहीं समझ में मेरे आ गया सर, लेकिन मैं एक एग्जांपल के साथ समझा दो थोड़ा सा और क्लियर। इसमें अगर सपोज दैट ये मान लो कि आपका स्टॉक में कुछ मटेरियल बचा हुआ है, रॉ मटेरियल जो है वो अभी बचा हुआ है, ठीक ठीक है, है, वो किसका पार्ट होगा आपका? ओपनिंग का। उसके बाद आपका वेंडर है, उसके कुछ पेमेंट जाने हैं, उसके बिल बने हुए लेकिन पेमेंट नहीं हुए हैं। कस्टमर है, आपने आपने मटेरियल उसको सेल कर दिया लेकिन वो पेमेंट नहीं दिया 31st तक, वो कहाँ जाएगा? ये सब आपका क्लोजिंग उस दिन होके आगे फॉरवर्ड कर जाएगा ओपनिंग में। अब ओपनिंग में जैसे बिल चढ़ जाएगा तो उस कस्टमर का जो बिल जो है, जिसके बेस पे अभी तक पेमेंट 31 तक नहीं आया था, अब 1 अप्रैल से वो ओपनिंग बन गया है तो उसके बेस पे आप पेमेंट रिसीव करोगे, वो क्लोज हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये चलता है। सर दो चीजें हैं इसमें। अगर मैं अब बोल रहा था कि ट्रांजैक्शन के साथ अपलोड करेंगे, हाँ, ट्रांजेक्शन के साथ, जैसे अगर कि अगर फॉर एग्जांपल पिछले अभी 24-25 टैक्स ईयर पे हम लोगों का कुछ आउटस्टैंडिंग है 1 लाख। 1 लाख का मैंने 31st को क्लोज हो गए, 1 लाख बैंक पेंडिंग है 31st मार्च को। मैं जब ओपनिंग बनाया हूँ 1 अप्रैल 2025 को, उस डेटा को मैं 1 लाख एक ही लाइन में ओपनिंग चढ़ाऊं, या उसका अगेंस्ट दो जितना तरीके भी इनवाइसेस है उसका साथ चढ़ाऊं? देखो, दो तरीके हैं। कोई क्लाइंट बोलता है कि मुझे बिल बाय चाहिए ओपनिंग, ओके। तो हम उनको टेम्पलेट देते हैं, वो मुझे पूरा इनवॉइस वाइज टोटल वो निकाल के देते हैं। लेकिन उस केस में एक चीज और मिस्टेक होने की चांसेस होते हैं कि आप तो स्टॉक बैलेंस मुझे अलग से दे दिए कि मेरी पास इतने क्वांटिटी है और इसकी यूनिट प्राइस ये है, तो मैंने स्टॉक भी चढ़ा दिया। फिर जब आप दे रहे हैं वेंडर का बिल, तो उसमें भी आपने बता दिया कि ये आइटम मैंने वेंडर से इतना परचेज किया है, इतना क्वांटिटी है, उसकी यूनिट प्राइस ये है। तो जब मैं एपी इनवॉइस के थ्रू वेंडर का बिल चढ़ाऊंगा तो अगेन आपका स्टॉक हिट कर जाएगा, और पहले भी आपने ओपनिंग में दे दिया है वो, तो 2 बार स्टॉक चाहिए। तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि जो भी आप बिल दे रहे हैं, चाहे वो वेंडर का हो या कस्टमर का, जो भी साइड में आप दे रहे हैं, उसका कस्टमर का तो स्टॉक होगा ही नहीं उसके पास, क्योंकि वो तो हमारा डिस्पैच हो चुका है मटेरियल, तब भी बिल बना है, ठीक है। तो कस्टमर साइड में तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन वेंडर साइड में जो आप बिल दे रहे हैं वो ऑलरेडी आपने स्टॉक में ले लिया है मटेरियल, तो उसको आप जो स्टॉक दे रहे हैं रॉ मटेरियल का, उसमें से माइनस करके देना, क्योंकि बिल जब चढ़ाएंगे तो वो आपके स्टॉक अकाउंट को हिट करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो इसीलिए हम लोग क्लाइंट को अच्छे से समझाते हैं। और उसके बाद अगर बिल बाय चाहिए तो रेयर एंड रेयर, बहुत कम होते हैं ऐसे जो बोलते हैं कि बिल बाय चाहिए। तो बिल बाय अगर देगा तो हम क्या करते हैं, एपी इनवॉइस चढ़ाएंगे उसका, और आपका वेंडर का जो बैलेंस है वो खड़ा हो जाएगा, आप पे लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी। फिर आप फर्दर ऑन उसका पेमेंट करेंगे और वो आपका नॉकअप हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, अगर एक बार बिल वही चढ़ाने की दिक्कत है, पिछले साल में हमने ऑलरेडी इनपुट ले चुके हैं उस बिल का, एग्जैक्टली अगर दोबारा इस साल में चलाएंगे, जीएसटी इनपुट दोबारा इधर भी आ जाएगा फिर। एग्जैक्टली आएंगे। तो वो आपको देखना है कि उसको कंसीडर करना है कि नहीं करना है, वो आपको अपने उस हिसाब से सोच के देना है कि अगर हमने जीएसटी इनपुट ले रखा है, फिर से हम इसमें सिस्टम में डालेंगे तो वो हमारा कंसीडर होगा या नहीं होगा। रही बात परचेज साइड में है, आपको ये करना होगा कि जब आप बिल बाय चढ़ाएंगे तो फर्दर 31 मार्च तक अगर आपने इनपुट ले रखा है तो उसको फर्दर कंसीडर नहीं करना है इनपुट में, आपको उससे आगे का रिपोर्ट निकाल के तब उसको कंसीडर करना होगा। या नहीं 31 मार्च तक, अगर सपोज फरवरी तक आपने ले रखा है तो फरवरी महीना वेव अप करके आप मार्च का सिर्फ लेंगे। तो उस तरह से आपको कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, उसी हिसाब से करेंगे। जनरली हम लोग क्या करते हैं, या तो बिल चढ़ाते हैं या फिर सिर्फ बैलेंस करा कर देते हैं वेंडर का, ठीक है। जैसे ही आप आउटगोइंग पेमेंट करेंगे वो बैलेंस नॉकअप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।
तो दोनों तरीका है, जिसको जो सूट करता है जिस क्लाइंट को, उस हिसाब से हम लोग ओपनिंग चढ़ाते हैं। ठीक है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको बना दूंगा तो आपका क्या हो जाएगा, जो अभी डॉक्यूमेंट रुक रहा था, जनरल एंट्री नहीं ओपन हो रहा था, वो जनरल एंट्री आपका यहाँ पे देखिए जनरल एंट्री अब ओपन हो गया। अब हमें ये अकाउंट इंपैक्ट दिखाने लगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ पे आप ये देखिए, जो हमने जो सिस्टम करेंसी है वो हमारा यूएसडी डॉलर में है, डिफाइंड है, इसीलिए यहाँ पे आ रहा है। अगर हमारा सिस्टम करेंसी भी आईएनआर में होता तो ये चीजें नहीं आता, और इसीलिए आपको एक्सचेंज रेट मांग रहा है। अगर आईएनआर में होता, डोमेस्टिक सिर्फ है, तो आपको एक्सचेंज रेट मांगने का जरूरत नहीं। तो सिस्टम में क्या दोनों ही जा रहा है, यूएस डॉलर में भी जा रहा है, प्लस ये भी यहाँ पे आईएनआर में दे रहा है, उसी को कन्वर्ट करके जो हमने एक्सचेंज रेट डाला है उसको। अब यहाँ पे देखिए, जो मैं बता रहा था, गुड रिसीव नॉट इनवॉइस, जो आपका एलोकेशन अकाउंट था यहाँ पे क्रेडिट हुआ, एंड रॉ मटेरियल स्टॉक अकाउंट आपका डेबिट हो गया। ठीक है, यही चीजें मैंने यहाँ पे बताया था, ये वाली ये बताया था आपका, ऊपर वाला यही है आपका जीआरपीओ, ये आपका जीआरपीओ। ठीक है, अब नीचे जो आ रहा है ये वाला दूसरा पार्ट जो आ रहा है वो क्या है, ये सेकंड पार्ट। तो हम परचेज अकाउंट चला रहे हैं, आपसे पूछा था, हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट से पूछते हैं कि क्या आपको परचेज अकाउंट मेंटेन करना है क्या। वो अगर बोलेगा कि हाँ हमें परचेज अकाउंट मेंटेन करना है, तब ये अकाउंट, ये ऑफसेट अकाउंट कहलाता है। कॉस्ट गुड्स परचेज अकाउंट जो हमारा ऑफसेट अकाउंट होता है। जब हम परचेज अकाउंट चलाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है, ठीक है, हमारा स्टॉक अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो परचेज अकाउंट भी हमारा डेबिट होगा। एंड एट द सेम टाइम पे अगर ये डेबिट हो रहा है तो कोई तो क्रेडिट होगा, तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड परचेज अकाउंट जो आपका ऑफसेट अकाउंट है, उतना ही से आपका ये क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप परचेज अकाउंट नहीं चलाते तो ये नीचे वाला जो दो लाइन आप देख रहे हैं, ये दोनों नहीं आता, सिर्फ आपका यही जनरल एंट्री आता। ऊपर वाले जो दो लाइन है, गुड रिसिप्ट नॉट इनवॉइस क्रेडिट एंड रॉ मटेरियल स्टॉक अकाउंट डेबिट। क्लियर हुआ? अकाउंट चलाने का मकसद क्या है सर? यहाँ इंपॉर्टेंट एक्चुअली मकसद ये है कि आपके बॉस ने पूछा, जो आपके अकाउंट सीएफओ है कोई भी, वो आपसे पूछा कि अच्छा ये बताओ, ऑलरेडी टिल टू डेट हमने रॉ मटेरियल जो परचेज है, आज तक हमने कितना मटेरियल, कितने कॉस्ट का मटेरियल परचेज कर लिया है। अगर आप ये चलाएंगे ना तो आपको यहाँ पे वो बैलेंस दिख जाएगा। सिंगल क्लिक पे आप यहाँ पे बता देंगे कि 5 लाख 10 लाख 20 लाख या जीरो अमाउंट जो भी होगा, आप सिंगल क्लिक पे बता देंगे कि इतना कॉस्ट का हमने ये मटेरियल परचेज किया। आपको कहीं भी स्टॉक वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है, स्टॉक देखने की जरूरत नहीं है। स्टॉक में तो आया होगा, कंज्यूम भी हो गया होगा, लेकिन यहाँ पे तो बैलेंस आपको दिखाता रहेगा कि टिल टू डेट आपने जो परचेज किया है कितने, इसीलिए लोग परचेज अकाउंट चलाते हैं। सो ये बिफोर जीआरआईआर का टाइम पे ये हो जाएगा, ये कि इनवॉइस जीआर के समय में, जीआर के समय में, इनवॉइस पे नहीं, जीआर के समय में ही हो जाएगा। तो जीआर का समय में फाइनेंशियल हिट करेगा ये? हाँ, ये जाएगा आपका, ये देखो एक्सपेंस साइड में है ना, ये आपका रॉ में परचेज अकाउंट का एक्सपेंस का पार्ट है, ये पीएनएल को हिट करेगा। जब आप प्रोडक्शन करेंगे तो यही तो मटेरियल कंज्यूम होगा आपका, रॉ मटेरियल। हम लोग गुड्स रिसिप्ट बना रहे हैं ना अभी, जीआरपीओ बना, हाँ, गुड रिसिप्ट एमआरएन, गुड रिसिप्ट परचेज ऑर्डर। हाँ वही गुड्स रिसिप्ट में अगर मेरा परचेज अकाउंट को हिट कर रहा है, तो जब मैं इनवॉइस कर रहा हूँ इस मटेरियल के ऊपर मैं और कुछ कॉस्ट ऐड करूंगा, जैसा फ्राइट हो गया। एग्जैक्टली, हाँ, तो वैरी करेंगे आप। हाँ, वो मेरा इन्वेंट्री कॉस्ट में लोड होगा या वो डिपेंड करे आपकी कंडीशन पे डिपेंड। अगर आप बोलोगे कि मुझे फ्रेट कॉस्ट स्टॉक पे लोड करा दो, ठीक है, तब अगर स्टॉक में जाएगा तो फिर वो ये भी आएगा, फिर कॉस्ट ऑफ गुड परचेज अकाउंट आएगा और परचेज अकाउंट भी आएगा अगर स्टॉक पे जाएगा तो। अगर स्टॉक पे आप नहीं कराओगे, कहोगे कि सेपरेट मुझे फ्रेट का अलग रहना चाहिए, तो फिर वो स्टॉक में नहीं जाएगा, फ्रेट का अलग ही जीएल वो चलेगा, ठीक है, और उस पे वो जाके कैप्चर करेगा। दोनों तरीके हैं। ठीक है, तो इसको हम बंद करते हैं। अब हम इसको ऐड कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जीआरपीओ बन जाएगा, हमारा अकाउंट इम्पैक्ट चला जाएगा हमारे। अगर सर हम यहीं पर अगर फ्रेट डालते हैं सर इसमें, तो अपने आप ये अकाउंट मैप कर लेगा ना वो, अगर होगा तो? इसमें सेटिंग किया था हमने, अभी सेटिंग कर रखा है। आप जब फ्रेट पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें जीएल एक सेक्शन बनाने पड़ते हैं, अभी शायद हमने नहीं किया है, तो आपको बनाने पड़ेंगे फ्रेट का सेटअप। नहीं करेंगे सेटअप तो जीएल अकाउंट नहीं दिखाएगा। जैसे अभी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ये देखिए, ये फ्रेट है ना, इसमें आए
और यहाँ पे ये मैंने बना रखा है। तो ये एक सेक्शन बना रखा है, इसमें नंबर्स ऑफ सेक्शन बना सकते हैं, फ्रेट बना सकते हैं, कुछ लेबर कॉस्ट है वो भी बना सकते हैं, इंश्योरेंस भी बना सकते हैं, और बाकी जो लैंडेड कॉस्ट होता है वो अलग ही स्क्रीन है, तो वो सब बाद में देखेंगे। यहाँ पे आप जितने सेक्शन बनाना चाहते हो बना, तो ऑलरेडी हमने फ्रेट मेंटेन कर रखा है, तो आप यहाँ पे चाहते तो यहाँ पे भी आप फ्रेट कैप्चर कर सकते थे, कोई इशू नहीं है, ये ले लेगा, ठीक है। लेकिन जनरली ये जनरल प्रैक्टिस होता है कि अकाउंट वाले ही इनवॉइस पे इसको डालते हैं, तो इसीलिए इनवॉइस पे ही फ्रेट की क्योंकि उसको अकाउंट वगैरह क्लियर रहता है कि किस अकाउंट में हमें ले जाना है क्या, तो इसीलिए स्टोर वाले को उतना अकाउंटिंग का नॉलेज होता नहीं है, तो ये चीज़ें फ्रेट वाला जो होता है जनरली हम लोग इनवॉइस पे रखते हैं। और इसीलिए मैं अभी आपको बोल रहा था कि उसकी कॉस्टिंग को लॉक नहीं लगाते हैं इनवॉइस के लिए, जीआरपीओ तक तो लॉक लगाते हैं हम लोग, इनवॉइस पे लॉक नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो इसके बेस पे अब हम लोग क्या करेंगे, जो जीआरपीओ हुआ है उसके बेस पे अब हम लोग क्या बनाएंगे, इनवॉइस बने। अब आपको मैं थोड़ा ब्लैंकेट एग्रीमेंट दिखाता हूं कि अब क्या हुआ होगा इसके साथ। जब मैंने परचेज ऑर्डर बनाया था तो भी आपको दिखाया था कि क्या यहाँ एक्टिविटी हुई है, अब मैं जीआरपीओ बनाया तो आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या एक्टिविटी हुई। अब यहाँ पे देखिए मैंने 100 पीस का स्टॉकिंग कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये जो देखिए यहाँ पे आपका ओपन क्वांटिटी पहले कितना दिखा रहा था, 1000 दिखा रहा था, अब कितना हो गया ओपन क्वांटिटी, 900 हो गया। 100 पीस जैसे ही हमारे स्टॉक में आ गया इस प्लान क्वांटिटी से, तो हमारा अब ये क्वांटिटी रिड्यूस हो गया। जैसे जैसे मैं लेता जाऊंगा ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, और वो यहाँ पे हमें समरी रिकॉर्ड देता रहेगा कि कितना क्वांटिटी आपने मंगा लिया है, कितना आपका ओपन क्वांटिटी रह रहा है। तो एग्रीमेंट को आप अगर नहीं यूज करते हैं तो अदर केस में भी आप यूज कर सकते हैं, ताकि आपके शेड्यूलिंग प्रॉपर चलते रहे, आपको एक समरी रिपोर्ट मिलता रहे। उस केस में भी आप इसका नाम चेंज करके, हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी क्लाइंट को इस तरह की रिक्वायरमेंट है तो कंट्रोल दबाते हैं, डबल क्लिक करके इसका नाम चेंज कर देते हैं और उस हिसाब से हम इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी ब्यूटी ये है, वही दिखाना था फीचर्स। अब आप डॉक्यूमेंट में आएंगे तो ये देखिए पहले इस पे परचेज ऑर्डर बना था, अब क्या हो गया, अब ये जीआरपीओ बन गया। किस डेट में बना, जीआरपीओ नंबर क्या है, क्वांटिटी, रो नंबर, इसकी क्वांटिटी कितनी थी, एवरीथिंग यहाँ पे डिटेल्स आ रहा है। ये आपका देखिए परचेज ऑर्डर क्लोज हो गया तो ये इसका स्टेटस दे दिया। अभी जीआरपीओ ओपन है, जब जीआरपीओ का इनवॉइस बन जाएगा तो ये भी आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे ये आपको समरी यहाँ पे आती है, ये इसकी ब्यूटी है। अब चलते हैं हम लोग आगे, बताइए और कुछ पूछना है यहाँ पे वेयर हाउस नहीं आएगा, कहाँ पे जीआरपीओ बनाएंगे उसमें कौन से वेयर हाउस में क्या मटेरियल, तो जीआरपीओ पे तो आएगा ही ना, जीआरपीओ पे तो बिना वेयर हाउस का जाएगा मटेरियल कहाँ, जो आपने जीआरपीओ बना रहे हैं इस पे तो आएगा ही। इसमें क्या होता है, हाँ इसमें नहीं आपको नहीं दिख रहा है ना, हमने क्या कर रखा है आइटम पे रॉ मटेरियल वेयर हाउस, यहाँ पे फॉर्म सेटिंग में जाइए और फॉर्म सेटिंग में जाके जो हिडन है उसको आप ऑन कर लिए तो आपको दिखने लगेंगे। यहाँ पे WHS लिखिए, ये देखिए ये अनचेक है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड हैं जो आपको रिक्वायर्ड है, तो आप उसको ऐसे चेक करके यहाँ पे स्क्रीन पे ला सकते हैं। तो ये आपका देखिए वेयर हाउस आ गया ना। अब ये रॉ मटेरियल वेयर हाउस बाय डिफॉल्ट आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने आइटम पे इसको सेट कर रखा है, सेट एज डिफॉल्ट वेयर हाउस, तो आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पे QC होता है, ये देखिए रॉ मटेरियल वेयर हाउस है ना, हमने अभी 100 क्वांटिटी लिया था, आ गया हमारा इन स्टॉक 100 क्वांटिटी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए आइटम कॉस्ट वगैरह सब कुछ आपको एवरीथिंग आपको इस पे आते रहेंगे, तो इसमें आपको आइटम में दिखाता रहेगा। अब मैं आपको बता रहा था कि ये कैसे आ गया, ये आपने बाय डिफ़ॉल्ट डाल रखा है, लेकिन जब आपके यहाँ QC चल रहा है, आप इसकी IQC जब मटेरियल आता है तो क्या होता है, एक एड ऑन होता है QC का, हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या रखते हैं, IQC वेयर हाउस कर देते हैं। जब QC एड ऑन होता है तो यहाँ पे तो एड ऑन है नहीं, हम आपको स्टैंडर्ड प्रोसीजर बता रहे हैं, तो इसीलिए हमने IQC नहीं किया है, और उस पर भी हम वैलिडेशन लगा देते हैं कि वो बाय डिफॉल्ट कैसे करेंगे सर, डिफॉल्ट रखना तो यहाँ पे डिफॉल्ट आना चाहिए ITC का, तो वो कैसे कर पाएंगे डिफॉल्ट वेयर हाउस। ITC का रिपोर्ट यहाँ पे अभी कहाँ आएगा, IQC सर वो अलग मॉड्यूल की बात कर रहे हैं। अच्छा वेयर हाउस तो वेयर हाउस यहाँ पे डिफॉल्ट आना चाहिए। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, आप यहाँ पे अगर चाहते कि बाय डिफॉल्ट IQC वेयर हाउस आए, तो जैसे मैंने रॉ मटेरियल पे इसको बाय डिफॉल्ट सेट एज डिफॉल्ट कर रखा है ना, आप उस वेयर हाउस को बना के उसको सेट एज डिफॉल्ट कर दीजिए, तो IQC ऑटोमेटिकली आएगा। आइटम पे अभी भी दिखाया था ना, आइटम पे यहाँ पे आए
यहाँ पे आप गए इन्वेंट्री वाले में, ठीक है, आपको यहाँ पे IQC सेकंड नंबर पे होगा, ऐसे सेलेक्ट करेंगे, इसको सेट डिफॉल्ट कर दीजिए, इसको क्लिक कर देंगे तो वो डिफॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको आपने सेलेक्ट किया, इसको सेट डिफॉल्ट करिए तो ये डिफॉल्ट हो गया। तो जिसको सेलेक्ट कर देंगे डिफॉल्ट करेंगे वो हाईलाइटेड यहाँ पे दिखाएगा, तो वो आपका सेटर डिफॉल्ट हो जाएगा और वही यहाँ पे आएगा। लेकिन यहाँ पे जब आप जाएंगे डॉक्यूमेंट ऐड करने की तो यूजर चेंज भी कर सकता है, तो वहाँ पे एक हम लोग नोटिफिकेशन या वैलिडेशन लगा देते हैं कि यूजर इसको चेंज नहीं कर पाए। कब? जो ये मटेरियल हमारा है, अगर QC का आइटम है, आप देखे होंगे अगर आपके यहाँ QC लगा हुआ है तो उसमें चेकआउट होता है कि इनेबल करते हैं हम आइटम मास्टर पे जाके कि QC का है या नहीं है। तो अगर आइटम मास्टर पे वो जा रहा है तो उसके बेस पे हम कंडीशन लगा देते हैं कि अगर ये मटेरियल हमारा QC का आइटम है तो ये वेयर हाउस IQC वेयर हाउस ही होना चाहिए। अगर यूजर यहाँ पे दूसरा वेयर हाउस ले रहा है तो सिस्टम जाने ही नहीं दे। तो इससे क्या होगा कि आपका मटेरियल QC को बाईपास नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये सब लॉजिक आप अपने यहाँ देख सकते हैं कि क्या आपकी फिजिबिलिटी है, आपके यहाँ है या नहीं है, आपको रिक्वायर्ड है या नहीं है, तो उस हिसाब से आप इसको अप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। सर इसमें आप बता रहे थे जैसे यूनिट प्राइस को अगर कोई यूजर चेंज ना कर पाए तो उसको हम लॉक कर देते, तो वो लॉक कैसे होगा बताना। यूनिट प्राइस को हाँ जैसे प्राइस ये वैलिडेशन लगेगा, सुनो वैलिडेशन लगेगा। वैलिडेशन का सेशन हम अलग ही करेंगे एक दिन, सारे वैलिडेशन हम एक ही दिन बताएंगे आपको। अभी हम नॉर्मल प्रोसेस जो कर रहे हैं करने दो। वैलिडेशन के लिए SQL में जाके हम उसे कमांड करेंगे और पूरा वैलिडेशन लगाएंगे। तो जो भी आपके बोल रहा है एक वैलिडेशन आपको बता देंगे तो आपको इजिली क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे वैलिडेशन लगता है और कहाँ पे लगाते हैं हम लोग, क्या क्या कमांड लिखते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। वो हमारा पार्ट ऑफ द वो भी है, सिलेबस है, आपने देखा होगा, हमने लिख रखा है, तो आपको बताऊंगा। अभी इसको रहने सर दीजिए। अगर इसको GRPO को यूजर कैंसिल करता है, ठीक है, कैंसिल करता है तो इसका किसी ना किसी के पास अप्रूवल जाए, अलर्ट जाए कि हाँ ये कैंसिल कर रहा है, तो वो उसको ऑथराइज करेगा हाँ कैंसिल कर दो या नहीं कर दो। आप इसको अप्रूवल लगाएंगे तो कोई भी काम आप करेंगे उस डॉक्यूमेंट पे सबसे पहले तो GRPO बन गया, ठीक है। तो GRPO को कोई भी आप एक्टिविटी यहाँ पे आप करेंगे या करना चाहेंगे तो अप्रूवल लगा होगा तो हायर अथॉरिटी के पास अप्रूवल के लिए जाएगा तभी वो कर पाएगा, ऐसे होता ही नहीं, ठीक है। तो अप्रूवल आपको लगाना पड़ेगा, चाहे GRPO हो, पर्चे और अप्रूवल किस किस डॉक्यूमेंट पे लगता है वो शायद मैंने एक दिन बताया था, तो आप उस पर जाके आप लगा सकते हैं अप्रूवल। अप्रूवल में आएंगे तो कोई भी एक्टिविटी आप करेंगे तो जब तक वो हायर अथॉरिटी से अप्रूव नहीं होगा तब तक आप उसको कर नहीं सकते। ये एक बनता है जिसमें कि ऑथराइजर होता है, फिर नाम डालते हैं, ये करके बताऊंगा। अभी रहने दीजिए, इसको मैं करूंगा, ठीक है। आज तो लेट ये टाइम ज़्यादा हो गया, तो मैं इसको मंडे को आपको पहले अलर्ट, अप्रूवल और ये जो आपका नोटिफिकेशन है यही सेशन करता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक। और सर ये जो बीच में सेशन जो स्लैप हो गए हैं वो होंगे ना आगे? क्या स्लैप हो गए मतलब? कहाँ स्लैप हो गए? मतलब जैसे बीच में जैसे कि छुट्टी हो गई थी तो वो तो